దూరవిద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూరవిద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ BA, BCom, BSc డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. अस्सलाम वालेकुम शाइक़ीन इल्म अदब, बिलखुसूस साल अव्वल MA के तलबा व तालिबात, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश करदा इस टेली कॉन्फ्रेंस में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज का अहम और दिलचस्प मौजू है दखनियात। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में 2 मेहमान खुसूसी को मदऊ किया है। आइए मैं उनका तारुफ कराई देती हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊँगी प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन साहिबा का। प्रोफेसर साहिबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर शोबे रह चुकी है और मौजूदा इनका जो ओहदा है वो विज़िटिंग प्रोफेसर की हैसियत से है। आप न सिर्फ दखनी में महारत रखती है बल्कि दखनी अल्फाज की जो अदायगी होती है उसको भी बखूबी अदा करती है। और आप न सिर्फ मैं कहूँगी कि फ़िलबदी किसी भी इल्मी अदबी मौजू पर ख़िताब करती है बल्कि उसको बेहतर तरीक़े से भी पेश करती है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शम्सुल हुदा साहब। डॉक्टर शम्सुल हुदा साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से दिल्ली की ताल्लुक़ रखते हैं और ये मौलाना आज़ाद क़ौमी उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फ़ाइज़ है। आप हमें दखनी के ज़बान के ताल्लुक़ से मुफीद और अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हम इब्तिदा में दखनी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद 40 मिनट के बाद आप हमें सवालात के लिए अपने नंबर डायल कर सकते हैं। हम आपको नंबर भी बताते रहेंगे, आप उसको नोट फरमा लीजिए और आप अपने सवालात नोट करते रहिए। हम अपने मेहमानान से तब तक गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूंगी कि दखनी ज़बान के इर्तिक़ा के तारीख़ी असबाब क्या रहे हैं? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ दखनियात के ताल्लुक़ से। हिंदुस्तान बर सग़ीर एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं और 2 मुख्तलिफ़ ख़ानदान ज़बानों के यहाँ पे हैं, आर्यन और द्राविडियन ज़बानें, और उन्हीं में से जदीद हिंद आरियाई ज़बान से ही ताल्लुक़ हमारे उर्दू ज़बान का भी है और उर्दू ज़बान की कदीम शक्ल जिसको हम दक्कनियात कहते हैं। तो दक्कनियात के सिलसिले में हम बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, कोई भी बोली या ज़बान उसका ताल्लुक़ सियासी तहज़ीबी अवामिल से बहुत गहरा होता है, सियासत से, तहज़ीब से, मुआशरे से, और उस तभी जा कर के बोली और ज़बान इर्तिक़ाई शक्ल इख्तियार करके एक मेयारी और अदबी ज़बान इख्तियार करती है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के 2 बड़े हिस्से जो शुमाल और जुनूब हैं, और बहुत सारी आर्या से लेकर के और हुण और कुशान और ग़ुलाम, खिलजी, तुगलक होते हुए मुग़ल तक तमाम दुर्र खैबर से होते हुए, शुमाल से होते हुए हम जुनूब की तरफ मुराजियत करते हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प हकीकत है कि जदीद हिंद आरियाई की एक शक्ल उर्दू ज़बान है, वो बहुत ज़्यादा कदीम ज़बान नहीं है, लेकिन जब ये कौमें हिंदुस्तान में आईं तो अपनी ज़बान बोलते हुए हिंदुस्तान आए, जिनमें अरबी, तुर्की, फ़ारसी और पश्तो ज़बानें वगैरह थीं। और हिंदुस्तान में जब ये आते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो दक्कन में उन कौमों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तारीख़ी एतबार से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में
ملک عنبر کی قیادت میں یہاں پہ اپنی فوجوں کو بھیجا، اور یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا واقعہ ہے جو ہندوستان دکنی کے ارتقاء میں حامل ہے، جو 13ویں صدی میں آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو تاریخی سبب سب سے اہم ہے وہ محمد تغلق کا ہے، اور محمد تغلق کا ایک بہت بڑا یہ فیصلہ تھا، اگرچہ بعد میں مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس نے کیوں فیصلہ لیا، بہرحال اس نے ہندوستان پہ اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور ہندوستان کے مرکز میں اپنا دارالحکومت دہلی کے بجائے دیوگری کو دولت آباد نام دے کر کے وہ بنانا چاہتا تھا، تو لہٰذا اس نے دہلی سے پھر دولت آباد دیوگری جب اس نے اپنی دارالسلطنت بنایا تو اس نے ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ فیصلہ صرف یہ نہیں کیا کہ ہم دولت آباد صرف مرکزی ہم بنا دیں، بلکہ دہلی کی تمام جو ہے لوگوں کو ان میں عمرہ ہے، ان میں جو ہے فوجی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، عمائدین ہیں، تمام کو ہجرت کرنے کا تو ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا جو دہلی سے دولت آباد کے درمیان جو ہجرت کی۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اس نے جو ہے اپنی راجدھانی کو دولت آباد سے دہلی بنا لیا، پھر کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے، لیکن اس واقعے سے بہت ساری جو قومیں جو ہجرت کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں تو اپنے ساتھ اپنی بولی بھی بولتے ہوئے یہاں پہ آئے، اور اس میں پھر بہت ساری مراٹھی ہے اور تیلگو ہے، ان زبانوں کے اثرات مقامی زبانوں کے اثرات پڑتے ہوئے۔ اس دوسرے تاریخی واقعے کے بعد یہ تو ایک زبان سے متعارف ہونے والی بات ہوئی، ابتدا۔ تیسرا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ محمد تغلق کے انتقال کے بعد پھر امیران سدہ کا جو نظام اس نے یہاں قائم کیا تھا، امیران سدہ سو کے جو ہے گاؤں کے اوپر ایک امیر مقرر کیا تھا، تو انہی میں سے محمد تغلق کے بعد ان لوگوں نے اپنی خود مختار سلطنت قائم کر لی، جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہمنی سلطنت نام سے قائم ہوئی، اور جس کا دارالحکومت گلبرگہ بنایا۔ اب یہ بہمنی سلطنت جو ہے پہلی جو ہے حکومت ہے جس نے دکنی زبان کو دفتری زبان بنایا۔ اب یہاں سے جو ہے دکنیات کے ہم سمجھتے ہیں تاریخی اعتبار سے تاریخی اسباب ہیں کہ دکنی زبان جب ایک سرکاری زبان بن گئی بہمنی سلطنت کی، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکنی زبان کا فروغ یہاں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر تاریخی اعتبار سے جیسے ہی یہاں عمرہ آئے، حکماء آئے، فوجی آئے، صوفیاء کرام بھی بڑی تعداد میں ساتھ آتے رہے۔ اب یہ صوفیاء کرام کا تعلق عوام سے بہت گہرا تھا، اور اپنے ملفوظات اور ارشادات کو یہ عوامی زبان میں پیش کرنے کے لیے جو تعلیمات دیتے رہے، اور اس کے ذریعے سے پھر دکنی زبان دھیرے دھیرے وجود میں آتی گئی۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی تفصیلی طور پر اس کے اسباب پر روشنی ڈالی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ تاریخی اور لسانی اعتبار سے دکنی کی کیا خصوصیت ہے؟ لسانی اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جب دو زبانیں ملتی ہیں تو ایک تیسری زبان وجود میں آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکنی یا قدیم اردو جو ہے اس میں بنیاد کا کام یہاں کی مقامی زبان نے استعمال کیا، یا کھڑی بولی جسے ہم کہتے ہیں وہ بنیاد کا کام کرتی ہے۔ تو جو قواعد ہیں، جملے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کھڑی بولی سے لیا گیا، اور جو الفاظ ہیں وہ الفاظ عربی، فارسی وغیرہ سے لیے گئے۔ تو بنیادی طور پر اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ کھڑی بولی پر ہے۔ جو افعال ہیں، آنا، جانا، کرنا وغیرہ، یہ سب مقامی زبانیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق جاتا ہے سنسکرت تک۔ جب آریہ ہندوستان آئے تھے تو انہوں نے سنسکرت زبان کو اپنی زبان قرار دیا تھا، لیکن بعد میں آریاؤں نے زبان کو برہمنس تک محدود کر دیا، لیکن عوام کے لیے بھی زبان کی ضرورت تھی، تو سنسکرت نے اس کے بعد پراکرت کا روپ اختیار کیا، پھر اپبھرنش بنی، اپبھرنش کے بعد جو دوسری بولیاں بنی، ان بولیوں میں مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں بولی جاتی تھیں۔ وہاں دلی اور اس کے اطراف سندھ، ہریانہ وغیرہ میں کھڑی بولی کا چلن تھا۔ اس کھڑی بولی کا تعلق جب عربی، فارسی وغیرہ سے ہوا تو ان دونوں کے میل جول سے ایک جو نئی زبان جسے لشکری کہا جاتا رہا ابتدا میں، وہ منظر شہود پر آئی، اور اس زبان میں بنیادی طور پر جو زبان رہی وہ کھڑی بولی رہی، اور پھر بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ اس ابتدا میں 80% الفاظ سنسکرت کے استعمال کیے جاتے تھے، اور صرف 20% الفاظ ایسے تھے جو عربی، فارسی کے استعمال کیے جاتے تھے۔ اور اس زبان کے وجود میں آنے کی وجہ جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ تھا کہ محمد بن قاسم کا لشکر جب پنجاب اور سندھ میں آیا تھا تو وہ لشکری جو ہیں ظاہر ہے کہ کم تعداد میں نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فتح کے بعد جب وہ لوگ یہاں رہ پڑے اور اجنبیت کے پردے ہٹتے چلے گئے تو ان کی ضروریات کے لیے ایک بازار منعقد کیا جاتا تھا۔ اس بازار
में लश्करी और मकामी लोग आपस में मिलते थे, यहाँ दोनों ये फातेह और मफ्तू नहीं थे। यहाँ ये एक दूसरे की ज़रूरत के तहत आते थे। उनको अपना माल बेचना है, इनको ख़रीदना है, और उससे हटकर बहुत सारे फ़ौजी जो कम उम्र में आ गए थे, उन्होंने यहाँ की ख़वातीन से शादियाँ कर ली थी। अब उनके साथ जो उनका अपना तहजीबी विरसा है वो तो बिल्कुल नहीं था, और यहाँ की जो ख़वातीन थी वो तहजीबी रिवायात के साथ आई थी। और फिर जब घर में एक साथ रहते हैं तो बोलचाल की ज़रूरत ज़रूरी है। तो उस तरीके से ये नई ज़बान जो बनती चली गई, ये ज़बान जैसा कि शमशुल हुदा साहब ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी और दूसरे अवामिल की वजह से जब जुनूब में पहुँची तो वहाँ उसके लिए साजगार माहौल इसलिए था कि सदियों से अरब और हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात रहे थे। तो मालाबार के साहिल पर अरब हमेशा आते रहे और उनके तवस्सुस से हिंदुस्तान के लोग अरबी ज़बान, फ़ारसी ज़बान उससे वाकिफ़ होते रहे, और उन दोनों में भी आपस में मेलजोल के लिए एक दूसरे के अल्फाज का तबादला होता रहा। तो ये जो पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें और सियासी हालात, ये सब मिलते रहे। और तीसरी चीज़ जब शामिल हुई, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सूफिया कराम, तो सूफिया कराम भी यही उनका मकसद था कि यहाँ के अवाम तक पहुँचे। अवाम तक पहुँचने के लिए जो ज़रिया है वो ज़बान है। ज़बान अगर अरबी और फ़ारसी इख्तियार की जाती तो इनका मकसद फौत हो जाता। लिहाजा इन सूफिया ने इस मिली जुली बोली को अपने लिए इस्तेमाल किया। तो ये ज़बान जो है, यानी उर्दू बोलिए आप, खदीम उर्दू बोलिए या दक्कनी बोलिए, तो इसमें बुनियाद का काम खड़ी बोली का है। और दूसरी ज़बानों ने इसको आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में अपना हिस्सा अदा किया है। अब यही ज़बान जब हम देखते हैं, अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना कि बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आया। अब बहमनी सल्तनत जो है उसका जो वहाँ पर जो इस्तेहकाम हुआ है, उसके पीछे उमरा को ये सोचना था, बादशाह को ये गौर करना था कि शुमाल में भी जो हुक्मरान हैं उनसे अपने आप को कैसे अलग रखें, एक मुनफरद तरीक़ा, उनकी इनफरादियत ज़रूरी है। और किसी भी हुकूमत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम के दिलों में राजा के लिए मोहब्बत हो, हुक्मरान के लिए इज़्ज़त हो, अक़ीदत हो। तो इन लोगों ने किया, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की ज़बान, यहाँ के लोग, उनको अहमियत देनी शुरू की ताकि उनकी जो रियासत है, उनकी जो सल्तनत है, वो एक अलग रंग से सामने आए और रियाया का ताउन इन्हें हासिल हो सके। प्रोफेसर साहिबा, हम अभी इस पर बात करेंगे कि किस तरह यहाँ पे अवामी तहज़ीब का दक्कनी ज़बान में ज़ाहिर अक्स होता है। हम नाजरीन को नंबरात बताए देते हैं कि वो हमसे सवालात करते रहें। नाजरीन, आप नंबरात नोट कीजिए, 040-270-31431। ये दूसरा नंबर नोट कीजिए, 040-270-31432। तीसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, 040-270-31433। नाज़रीन, आप इन नंबरात पर हमारी गुफ्तगू के बाद यहाँ पर मौजूद माहिरीन से सवालात कर सकते हैं। अपने सवालात नोट फरमा लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहेंगे कि अदबी ज़बान के ताल्लुक़ से चंद अहम अदबी शहपारे कौन से हैं जिनको हम एक वसी मंजर में देख सकें। जी नाज़रीन, दक्कनी ज़बान के इर्तक़ा के 3 अदवार हैं जी। आगाज़ बहमनी सल्तनत से होता है जी। बहमनी सल्तनत के ज़ाहिर सी बात है हर एक का एक उरूज भी होता है, ज़वाल भी होता है। बहमनी सल्तनत अपने उरूज पे पहुंची, उसके बाद फिर उसी में से 5 सल्तनतें और निकल कर के आईं खुद मुख्तार। उनमें 2 सल्तनतें गोलकुंडा कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही। तो बहमनी सल्तनत के बाद का जो दूसरा दौर है, इसमें कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में ये उरूज का दौर है दक्कनी ज़बान के लिए। आगाज़ बहमनी सल्तनत से होता है, उरूज इन 2 सल्तनतों में, कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनतों में, इन दोनों में। और दोनों सल्तनतें मुआसिर हैं, पैरेलल चलती रहीं और इसमें उरूज हुआ और बड़े बड़े शहपारे इसमें वजूद में आए, अदबी नसरी एतबार से भी और नज़्म के एतबार से भी। तीसरा दौर इसके बाद फिर आसिफिया दौर आता है। तो बहरहाल तो आगाज़ में बहमनी सल्तनत में तमाम तर अदब ज़्यादातर अगर हम देखें, उसका मुताला करें तो सूफिया कराम के ही अदब है और ज़्यादातर। तो उनमें मीरान जी शम्सुल शाख से हम उसको उनसे शुरू करते हैं। उनका है शर मरगूल क़ुलूब है, खुशनामा है, खुशनग़्ज़ है। उनके फिर बुरहानुद्दीन जानम उनके साहिबजादे हैं। फिर उनके जो है साहिबजादे जो है बुरहानुद्दीन जानम के साहिबजादे हैं और भी दीगर दीगर हैं। तो ये 3 जो है बड़े अहम जो है गुजरे।
اور ادبی جہاں تک شہپارے کی بات ہے، سب سے پہلا ادبی شہپارہ جو ہے بربری سلطنت میں جو لکھا گیا وہ نظامی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ، جو بڑی اہم مثنوی جو ہے سب سے پہلی ادبی میں سمجھتا ہوں دکنی زبان میں وہ وجود میں آئی، اور یہ بڑی ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ بالکل اس کے بعد اس کو جو ہے تدوین کی جمیل جالوی صاحب نے بڑی محنت شاقہ سے اس کو پڑھا، اور اس کی پوری تشریح کی بھی آج ہمارے سامنے وہ موجود ہے، ہم اس کو پورے طور پر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا تفصیلی مقدمہ بھی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ادھر جو ہے گولکنڈہ میں اور عادل شاہی حکومت میں، تو نصرتی ہیں، ہاشمی بیجاپوری ہیں، غواسی ہیں، تو یہ بڑے اہم جو ہے شعراء گزرے ہیں۔ سب سے پہلی ہمارے یہاں نسائی ادب جو بعد میں تانیثیت کی بھی تحریک چلتی ہے، نسائی ادب ہمارے پاس آتا ہے، ہاشمی بیجاپوری کا نام بہت اہم ہے، اس میں اس کی شاعری میں ہم نسائی حیثیت کو دیکھتے ہیں ہر اعتبار سے، اور پھول بن جو ہے بہت اہم مثنوی جو ہے اس وقت لکھی گئی ابن شاطی کی۔ اور پھر ہم آتے ہیں گولکنڈہ میں، تو گولکنڈہ میں سب سے بڑا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ملا وجہی کا۔ تو ملا وجہی نے سب سے پہلی 1635 عیسوی میں صبرس ادبی نثر کا آغاز تو صوفیاء کرام نے کر دیا تھا، لیکن ہم ادبی نثر جس کے جو داستان ہے، تمثیلی داستان ہے، 1635 عیسوی میں ملا وجہی نے صبرس لکھی، جو پوری تمثیلی داستان۔ اس کے علاوہ وہ نہیں کہ صرف جو ہے نثر نگار تھا بلکہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، قطب مشتری اس کی بہت اہم مثنوی بھی ہے، ہاں۔ اور یہی نہیں بلکہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے کہ قطب مشتری میں سب سے پہلے ہمیں تنقیدی جو ہے نقوش اس میں دکھائی دیتے ہیں، شاعری کی اس نے اس میں تنقید کی ہے، اس میں اشعار ہیں پورے، ہاں یہ بڑی اہم بات۔ تذکروں سے بھی پہلے تذکروں میں ہم دیکھتے ہیں، پھر قطب مشتری میں ہمیں تنقید کا آغاز بھی ہم ملا وجہی سے کہہ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ اگر ہم یہاں بتاتا چلوں کہ دیکھیے جہاں اپنے ادبی شہپاروں کی بات کی، شعری اور نثری جتنی بھی ہمارے ہاں اصناف ہیں اردو میں، شعری اصناف ہو یا نثری اصناف ہو، جب بھی ہم اس کی تاریخ کی بات کریں گے، جبکہ اس کے آغاز کی بات کریں گے، تو یہ تاریخی تقدم دکنی شہپاروں کو حاصل ہے کہ دکنیات ہی میں چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ مرثیے ہوں، چاہے وہ داستانیں ہوں، ہاں قصائد ہوں، نظمیں ہوں، وہ سب اولین نقوشی یہیں پائی اگلی نو وہ سب سے پہلے یہی، اور سب سے خصوصاً مثنویاں جتنی شاہکار مثنویاں یہاں لکھی گئی، 24,000 اشعار ابن نشاطی نے جو ہے اس نے پھولبن میں لکھے، بڑی ہے۔ پھر قلی قطب شاہ پہ پھر بعد میں آئیں گے۔ قلی قطب شاہ کے بارے میں ہم پروفیسر صاحبہ سے کہیں گے کہ بات کر رہے تھے ہم کہ یہاں کی مقامی تہذیب اور روایت کی، تو قلی قطب شاہ کی جو شاعری ہے وہ بہت ہی اس سلسلے میں اہمیت کی حامل ہے۔ تو آپ قلی قطب شاہ کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب تک کی جو تحقیق ہوئی ہے اس کے اعتبار سے وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، ورنہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اصناف پر تو بات ہو رہی تھی، متعدد شاعر ملتے ہیں، مشتاق ہیں، خیالی ہیں، محمود ہیں، یہ سارے نام ملتے ہیں غزل کے لیے۔ مثنویوں کی ذکر آپ نے کیا، سب سے پہلا مرثیہ میراں جی شمس الاشاق کی وفات پر برہان الدین جانم نے لکھا، شخصی مرثیہ ہے، ایک زمانے تک شخصی مرثیہ نہیں ملا، پہلا شخصی مرثیہ بھی وہی یہیں سے شروع ہوا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف 15 برس کی عمر میں تخت نشین ہونے والے محمد قلی قطب شاہ نے ابتدائی چند سالوں میں کچھ ایسا، اس کو خوش قسمت اتنا تھا کہ سلطنت میں اس کے 30 سالہ دور حکومت میں اس کو زیادہ لڑائی جھگڑوں کا کام نہیں پڑا، اور ایسے مشیر ملے جنہوں نے نظام حکومت کو بڑے اچھی طریقے سے سنبھالے رکھا۔ اس کو جو پرامن ماحول ملا، والد کا جو کیا ہوا کام تھا، جو استحکام تھا، وہ معیشت بھی مستحکم تھی، تو اس نے تقریباً تمام اصناف سخن پہ طب آزمائی کی ہے۔ اور ہاں ذرا اس کا بچپن یہ دیکھیے آپ کہ اس کی والدہ جو تھی وہ بھاگیرتی تھیں، اور ان کے والد جو ابراہیم قطب شاہ تھے وہ اپنے بھائی کے دور حکومت میں پڑوسی ریاست میں چلے گئے تھے، وجے نگر کی ریاست رام راج کے پاس، تو وہاں 10 سال رہنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں وسعت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ وسعت اس وجہ سے بھاگیرتی اور ابراہیم قطب شاہ کے اتصال کی وجہ سے جو محمد قلی قطب شاہ کا مزاج بنا، وہ مزاج بالکل وسیع تھا اور اس دور کے حساب سے بہت ضروری بھی تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے مقامی لباس بھی اختیار کیا، مقامی روایات کو اپنایا۔ اس سے پہلے تک جو بادشاہ تھے وہ اپنا مقامی لباس نہیں پہنتے تھے، اپنا ترکی لباس پہنتے تھے۔ محمد قلی قطب شاہ نے نہ صرف لباس بدلا بلکہ اس کی ذہنیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اس کا کلیات جو ہے اس کے بھتیجے اور داماد محمد قطب شاہ نے مرتب کیا، اور اس نے بتایا کہ اس میں تقریباً 50,000 اشعار ہیں۔ ان 50,000 اشعار میں صرف یہ نہیں ملتا کہ قصیدے ہیں، مرثیے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے پھول،
پھل, یہاں کے موسم, یہاں کی عیدیں, تو وہ उन ईदों में हम सारे ज़माने को पाते उसने हैं कर उस लिया है दौर उसमें कि अपनी जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात आती है तो मुरत्तिब कुलियात ने 12 प्यारियों के नाम से उसकी महबूबाओं को एक जगह कर दिया है. और जब मौसम की बात आती है तो मैंने कहा कि 80% अल्फाज तो उसकी जो नाम लिखे ठंड काला, वर्षकाल, पूरे मुकामी अल्फाज, हाँ यहाँ के जो मौसम हैं कि भाई कौन से मौसम है, उन मौसमों पे उसने रोशनी डाली. ये जहाँ उसके पास दिवाली पे नज़में मिलती हैं, उसके पास शब बारात और शब क़द्र भी मिलती हैं, मिलादुन नबी भी मिलती है, लेकिन साथ में बसंत पे मिलते हैं. मिर्ग, हिंदुस्तान एक ज़रई मुल्क है, वहाँ पे बारिश का बहुत, अब आज जितना इतनी अहमियत है उस ज़माने में तो उसी पर मईशत का इस्तेकाम होता था. तो वो हर साल मिर्ग के आने पर एक अपनी शायरी के ज़रिए से करता था, खुद मनाता था उसे एक ईद के तौर पर, एक त्यौहार के तौर पर. आज भी जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो त्यौहार हैं वो मौसमों से जुड़े हुए हैं, तो मोहम्मद कुली के कुलियात में हमको वो चीज़ नज़र आती है कि हिंदुस्तान के मौसमों को उसने पेश किया है. और साथ ही साथ उस ज़माने के महल जो उसने बनवाए थे, उन महलात की तस्वीर कशी उसने अपनी शायरी में की है. और उसने बताया है कि अवाम फुकड़ी फू खेल पर भी उसकी नज़्म मिलती है, यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दौर चीज को उसमें समो दिया है कि भाई कोई गोशा ऐसा नहीं है जो तिश्ना रह गया हो. और ये बताया जाता है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाद के दौर के जो शोरा गुजरे हैं उनके पास जो तशबीहात और इस्तिआरात मिलते हैं वो मकामी नहीं हैं, बल्कि देखिए आपके जब आज भी महबूबा के हुस्न की तारीफ की जाती है तो नरगिसी आंखों की बात की जाती है. क्या नरगिसी आंखें हिंदुस्तान में मकबूल हैं? बंद बंद आंखें वो ईरान के लिए तो मुनासिब है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में और फिर दक्कन जैसे इलाके में वहाँ पर तो बंद आँखों को चुंदी आँखें कहा जाता है. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मोहम्मद कुली ने अपनी महबूबा की आँखों को हिरनी जैसी आँखों से तशबीह दी है, जो यहाँ मिलते हैं. यानी तशबीह ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वालों को समझ में आए, तो वहाँ अंधी तकलीद नहीं है. अभी मैंने मौसम की बात की कि मौसम के बारे में वैसा है, उसी तरीके से आज भी हमारे हौज में भी आपको कमल के फूल मिलते हैं, तो वो कमल के फूलों से, उनकी रंगत से, उनकी नरमी से तशबीह देता है. और उसकी जो डंटल रहती है उस डंटल से गर्दन की तशबीह देता है. तो यानी अपने माहौल की अक्कासी बालों के लिए सुंबुल की बात की जाती है. सुंबुल किसने देखा है? ये मोहम्मद कुली ये कहता है कि वो सांप के जैसे हैं जो यहाँ पाए जाते हैं. आज भी मिलते हैं. अगर हम यूनिवर्सिटी कैंपस में देखें तो हमको सांप नजर आ जाते हैं. तो उसके पास तशबीहात में मकामी असर मिलता है. और यही नहीं, अब इस्लामी जो शादी है उसमें अगर आप देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ निकाह है या फिर वलीमा है. मगर हिंदुस्तान में क्या है कि यहाँ की रिवायात के रस्म रिवाज पर मुसलमानों ने रस्म रिवाज को अपना लिया था. तो मोहम्मद कुली के कलाम में आपको वो भी मिलते हैं. जलवा की बात की जाती है, जो आरसी मुसफ़ हम जिसे बाद में कहते हैं, तो वो उसे जलवे से ताबीर देकर लिखता है. मांझे सांचक की बात करता है, गाने वगैरह की बात करता है, रक़्स व मौसीक़ी की बात करता है. तो ये पूरी रिवाज भी मिलते हैं और उन्होंने वहाँ के उस दौर को पूरी तरह अक्कासी की है. आज के इतने तरक्की याफ्ता दौर में अगर आप फिल्म देखते हैं तो सारी की सारी महबूबाओं के लिए एक ही चीज़ है कि भाई रंग गोरा हो, ये ऐसा हो. लेकिन मोहम्मद कुली उसकी जो 12 प्यारियां हैं उन सबकी अलग अलग तस्वीर है. मेरी सांवली मन की प्यारी दिसे कि रंग रूप में कौली नारी दिसे. तो सांवले रंग को आज 21वीं सदी में भी लोग वखार बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं. और मोहम्मद कुली उतने इब्तदाई ज़माने में सांवले रंग की खुसूसियत बता रहा है कि भाई सांवली रंग में भी एक चीज़ पाई जाती है, इंफरादियत कह सकते हैं. इंफरादियत के साथ अतराफ के हुस्न की अक्कासी. ये नहीं है कि ईरान के हुस्न की ही तारीफ की जाए, इंग्लिस्तान के हुस्न ही की तरफ देखा जाए, बल्कि मकामी हुस्न के बारे में बताता है. छबेली सुन लगिया है मन हमारा, हमन उस बिन नहीं यकतल खरारा. तो वो जो चूखी शरारत बचपन में जो होनी चाहिए उन फवान में, उसकी तरफ वो इस तरीके से इशारा करता है. और फिर यही नहीं, साथ ही साथ वो मजहबी बातें भी करता है. उस ज़माने में जो मज़हब का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है उसकी अक्कासी भी आप उसके पास देख सकते हैं कि पूरी गज़ल होने के बाद शख्सियत को पेश करता है कि वो जो सोचता है, जैसा रहता है, मुकामी माहौल के एतबार से बिल्कुल करीब करते हुए बताता है वो. तो नाज़रीन, आपने देखा कि कुली कुतुब शाह ने किस तरह यहाँ के माहौल की अपनी शख्सियत के मुताबिक अक्कासी की है. नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हमारे पास जो मेहमान मौजूद है, आप उनसे अपने नंबर डायल करके सवालात भी कर सकते हैं और दक्कनियात के मौजू के ताल्लुक़ से जान सकते हैं कि आप क्या इसमें जानना चाहते हैं. नाज़रीन, हमारे नंबरात नोट कीजिए 04027031431.
नाज़रीन दूसरा नंबर है 040270314332। सीक्वेंस में यही 33 के साथ रहेगा। इस तरह ये 3 नंबरात पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर मौजूद मेहमान से अपने सवालात कर सकते हैं। हम जब बात कर रहे हैं दक्नी माहौल की, और इससे पहले भी हमने बात की है कि सूफे कराम ने दक्नी ज़बान के लिए बहुत सी खिदमत पेश की है। आप उस सिलसिले में देखिए, सबसे पहला नाम जब आता है ख्वाजा बंदे नवाज का, जी हाँ। तो अभी बात आ रही थी निसाई हिस्सियत की, तानीसियत की। ख्वाजा बंदे नवाज जो हैं गेसो दराज बहमनी दौर के बुजुर्ग हैं, हाँ। और अहमद शाह बहमनी के ज़माने में वो आए तो फिरोज शाह बहमनी के ज़माने में थे, लेकिन अहमद शाह बहमनी के ज़माने में उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। तो उनका जो कलाम मिलता है वो तकरीबन 100 किताबों के मुसन्निफ़ हैं अरबी और फारसी में, लेकिन दक्नी और ख़दीम उर्दू में भी 2 किताबें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक़ से शुबे का भी इज़हार नहीं किया जाता। उसमें एक है चक्कीनामा और दूसरा है शिकारनामा। चक्कीनामा औरतों के लिए है और शिकारनामा आदमियों के लिए, ज़ुकुर के लिए है। तो यहाँ देखिए आप कि आज से 500-600 बरस पहले ख़वातीन के बारे में ये कहा है। औरतें जब चक्की पीसती थी तो उस वक्त उनको तालीम दी जाती थी, तो जिसकी वजह से वो मशक्क़त भी कम हो जाती थी, उनकी तरबियत भी हो जाती थी, और वो रिवाज जो रहा वो दौर बराबर आगे बढ़ता रहा। चक्कीनामा सिर्फ ख्वाजा बंदे नवाज से ही नहीं मिलता, बल्कि मुतअद्दिद चक्कीनामे मिलते हैं, सुहागन नामे मिलते हैं और लोरी नामा मिलता है। तो ये देखिए आपके औरतों को किस तरीके से तरबियत देने के लिए बताया गया है कि सूफिया कराम ने बताया कि तुमको जिंदगी में क्या करना है, कैसे समाज में एक बेहतरी लाने के लिए जो मसावी हिस्सा है ना औरतों का, तो उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो इतने ख़दीम ज़माने में भी उस तरफ तवज्जो की गई, तो सूफिया कराम का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ख़वातीन को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि बराबर उनकी तालीम और तरबियत की तरफ मुतवज्जे रहे, काम करते रहे। और ऐसे अंदाज में इंसान ऐसा है कि अगर उसको रास्त तरबियत या नसीहत की जाए तो वो उसे कबूल नहीं करता, बिलरास्त अगर नसीहत हो तो वो असरअंदाज होती है। तो इस तरीके से मशक्क़त दूर करते हुए जब की गई तो बहुत अच्छे असरात सामने आए। तो सूफिया कराम ने ये किया। बाद में भी अभी खुतुब मुश्तरी की बात हो रही थी। खुतुब मुश्तरी है तो एक बिल्कुल इश्किया मसनवी, और उसके लिए ये कहा जाता है कि ये पहली तख्लीक़ी मसनवी है। यानी आप कदम राव पदम राव को लेते हैं तो वो एक हिंदुस्तानी असल क़िस्से पर मबनी है, और दूसरी मसनवियों को भी देखते हैं तो यहाँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह की ज़िंदगी को बुनियाद बनाते हुए मुल्ला वजी ने मसनवी लिखी। तो इसमें जगह जगह वो बताता है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्त किस तरीके से ज़िंदगी में कारामद होते हैं, सही दोस्ती क्या होती है, और फिर ये बताता है कि दुनिया में अगर किसी को अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो एक इश्किया मसनवी में भी इस तरीके से ज़हनों की तरबियत करना ये उस दौर के शोरा का शार रहा है, और इन्होंने किया। साथ में आपने अभी बताया कि मुल्ला वजी की सबरस के बारे में कि ये पहली अदबी काविश है, पहली दास्तान है। डॉक्टर साहब से बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुल्ला वजी की सबरस के बारे में बता रहे थे, तो हम यही पूछेंगे कि उस नस्र की अदबी खुसूसियत क्या है। उससे पहले मेरे जहन में एक चीज़ पैदा हो रही थी कुली कुतुब शाह के बारे में, जुमले मुतरज़म, उसके बारे में मैं कर दूँ। ज़रूर बताएं। अभी कुली कुतुब शाह की बात हो रही थी। देखिए, कुली कुतुब शाह के बारे में बताया कि जो उनकी 12 प्यारियाँ थी, और उनके हमारी प्रोफेसर फातिमा परवीन ने एक शेर भी पढ़ा सावली के उन्वान से, तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि देखिए अभी हम मिला रहे थे कि तमाम असनाफ़ अदब ही दकन से शुरू नहीं होते। अभी मेरे जहन में एक चीज़ आई कि तरक्की पसंद तहरीक ने जिसकी पहली सदारत प्रेमचंद ने की थी, और प्रेमचंद का मशहूर जुमला कि हमें हुस्न के मेयार को बदलना होगा, इसको हम पीछे ले चलें, तो पीछे ले चलते हम यहाँ कुली कुतुब शाह तक पहुँच रहे हैं कि हुस्न के मेयार को बदलने का नारा क्या सिर्फ तरक्की पसंद ने लगाया? हरगिज़ नहीं। फिर हम वापस हुस्न के मेयार को बदलना होगा। असल में देखिए पस मंज़र उसके बाद ये हो गया कि दास्तानों ने, हमारी दास्तानें जो बहुत तादाद में लिखी गई, शुमाल में भी बहुत सारी नसरी दास्तानें, उन दास्तानों का जो पूरा हमारा तहज़ीबी पस मंज़र है हम की खूबसूरती सिर्फ महलों में है, उमरा के यहाँ है, बादशाहों के यहाँ है, शहज़ादियाँ हैं, शहज़ादे हैं, उनके तमाम किरदार वही होते थे। तो उसके रद्द अमल के तौर पर तरीक़ पसंद ने कहे कि हमें उसने का मेयार को बदलना होगा, लेकिन ये कोई नई आवाज़ नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रेमचंद की कोई नई आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ नहीं थी, बल्कि इसको अमली तौर पर कुली कुतुब शाह ने अपनी शायरी में पेश कर दिया है कि नहीं। हाँ, तो हम बात करेंगे मुल्ला वजी की सबरस पर। तो मुल्ला, जैसे कहा कि मुल्ला वजी जो है कि सबरस जो है वो पहली अदबी जो है नसरी दास्तान है। तो दास्तान जी हाँ, इसकी तहरीरी तौर पर क्या खुसूसियत है? तहरीरी तौर पर खुसूसियत देखिए,
ایک تو دکنی زبان میں تو یہ لکھی گئی ہے پوری طور پہ دکنی، اور اس وقت جو ہے دکنی زبان اپنی لسانی اور ارتقائی شکل کو اختیار کرتے کرتے آگے ذرا وہ ترقی کے مرحلے پر پہنچ گئی تھی. ابتدائی شکل جیسے ہم نظامی کی قدم رہنماؤں میں ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد صبرس میں ہم دیکھیں گے تو بہت حد تک جو ہے وہ دکنی زبان پوری طور پر اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے، اور اس کی تمثیل ہے وہ ایک تمثیل ہے جس میں ایک اہم چیز ہے وہ تمثیل، غیر ذو اور غیر ذی عقل چیزوں کو کردار کے طور پہ ایک زیرو بنا کر کے پیش کرنا تمثیل. تو تمثیل ہے وہ نصیحت، اور اس پہ پورے طور پر اثرات جو ہے موضوع میں بھی اور زبان پہ بھی اس وقت کا جو پورا تہذیب تھی، پس منظر تھا مذہب کا اور صوفیاء کرام کا وہ اثر وہ بھی اس میں پورے دکھاتے، اخلاقی تعلیمات کے اس دور کی عکاسی بھی کرتی ہے اور اس کی داستان بھی. اور اس میں پورے طور پہ دکنی زبان کے استعمال، جیسے دکنی زبان کی جو خصوصیات ہیں آدمی، جیسے اس میں جو ہے ہا دو چشمی ہا ہے، دو چشمی ہا کو اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا اور اس کو جو ہے غائب کر دیا جاتا ہے، تو اس کا استعمال ہے. یا ہائے یا کیا کہتے ہیں حرف علت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے سورج کو سورج ہے کہہ دیا، تو اس طریقے کا وہ استعمال انہوں نے زبان میں کیا ہے حروف علت کو ختم کر دینے کی. اور پھر جو ہے ہی کے لیے جو استعمال چاہ جو مراٹھی کا اثر ہے، تم ہی کے بجائے تمچ ہے، یہاں ہے، تو اس طریقے کے جو خصوصیت ہے زبان وہ اس نثر میں ہم کو پائی جاتی ہیں. اور پھر ہے اور آرام سے ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم دکنی کی جو تمام اور خصوصیات ہیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. بالکل. ناظرین، ملا وجی نے یہ بھی کیا ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ میں نے ایک نیا راستہ پیدا کیا ہے. وہ جب اس کو عبداللہ قطب شاہ نے بلایا اور کہا کہ بھئی کوئی ایک اچھا کارنامہ پیش کرو، ملا وجی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں تھا، محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں تھا، محمد قطب شاہ کے زمانے میں تھا، پھر یہ چوتھا بادشاہ تھا عبداللہ قطب شاہ. تو محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں وہ ملک الشعراء تھا، لیکن محمد قطب شاہ چونکہ مذہبی تھا اس لیے اس زمانے میں اس نے تاج الحقائق لکھی. پھر بعد میں جب عبداللہ قطب شاہ آیا اور اسے بلایا تو اس کا بیان اس نے بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے کہ ایک دن صبح کے وقت اللہ سے رمز پا کے حضور بلائے، پان دیے، بھوت مان دیے اور بولے انسان کے وجودچ میں کوئی بیان کرنا، اپنا نام عیان کرنا. تو یہ جو ابتدا کے بارے میں اس نے کہا تو یہ اس کو ایک چیلنج کے طور پہ دیا گیا تھا. تو اس نے اسے قبول کرتے ہوئے سوچا کہ کیا کیا جائے، اب تک مثنوی لکھ چکا ہوں، غزل لکھ چکا ہوں، تو تب اس نے سوچا کہ بھئی داستان لکھنا چاہیے. یہ اس نے لی ایران کی ایک داستان ہے محمد سیبک ابن فتاحی کی، قصہ دستور الشاخ کے نام سے شاعری میں ہے اور قصہ حسن دل کے نام سے نثر میں ہے. تو بنیاد اس نے اس قصے کو بنائی اور پھر اب جب کہا تو اس نثر کو اس نے مخفہ اور مسجع عبارت میں لکھا کہ پوری داستان جو ہے وہ مخفہ اور مسجع ہے. یہ بہت یعنی نثر میں شعری کارنامہ ہے. یہ ایک اہم خصوصیت کہہ سکتے ہیں ابتدائی دور میں جبکہ ابھی بتا رہے ہیں کہ نثر ابھی ترقی کر رہی ہے، ویسے وقت میں ایک ایسا نثر پارہ پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس کو اس نے خود کہا بھی ہے کہ میں نے فرہاد ہو کر تیشے سوں اپنے آپ کو گلایا، تب جا کر میں نے ایک نئی باٹ پائی، نئی باٹ آیا اور اس راستے پہ آج لگن ہندوستان میں کوئی اس طرح سے نہیں بولیا. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہے نہیں، یہ میری ایجاد ہے. تو بتا رہا ہے کہ یہ نثر کا جو طریقہ ہے مخفہ اور مسجع تو یہ میں نے ایجاد کیا ہے. تو وہ اس کی پوری نثر میں ملتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک خافیہ ردیف سے اس نے نثر کو سنوارا ہے، اسی لیے اسے مسجع اور مخفہ نثر کہتے ہیں. اور وہاں مختلف جیسا عورت کی تصویر کشی ہے تو وہ بتاتا ہے، عشق کے بارے میں بتاتا ہے، پوری داستان وہ مخفہ اور مسجع پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ بھی اتنے ابتدائی دور میں جب زبان ترقی کر جیسے آپ نے بتایا کہ یہ تمثیل ہے، تو اس تمثیل میں کردار جو ہیں وہ بالکل دیکھیے عقل، دل، حسن، نظر، فریب، غمزہ، رقیب، یہ سارے آ رہے ہیں. وہاں تمثیل میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف عشق حقیقی کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف عشق مجازی کی بات کی جاتی ہے. قصہ دو سطحوں پر حرکت کرتا ہے. تو جو لوگ ذرا زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں، جو عام آدمی ہوتا ہے وہ اس کے سطحی مطلب کی طرف محدود ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ تمثیل میں یہ بھی ایک چیز رہتی ہے کہ دو چیزیں اس نے اس طریقے سے پیش کیا کہ بھئی اس میں جیسے صوفیانہ مسلک بتا رہے ہیں وہ بھی موجود ہے اور بالکل
मजहब भी है, मजाजी भी है, सभी कुछ हकीकी भी है, इसमें समूह दिया है, मुकामी रिवायत है। हाँ, ये कोई अच्छा, इसमें अलबत्ता एक चीज़ ये है कि उसने कहीं भी ये नहीं बताया कि उसने किस्सा कहाँ से लिया है जी, ये उसने अपने माखज़ की तरफ इशारा नहीं किया है। बाद में मुहक़्क़िक़ीन ने इस तरफ नज़र की और बताया कि ये किस्सा पहले भी कहा जा चुका है और सिर्फ अरबी फ़ारसी ही नहीं बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है, क्योंकि उस वक्त के आप अंग्रेज़ी अदब को भी देखें तो वहाँ पर भी इसी किस्म की दास्तानें और किस्से लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़दीम उर्दू में ही आपको इस किस्म की दास्तान मिल रही है, बल्कि मुआसिर अंग्रेज़ी अदब को भी देखें तो आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती हैं और इसी किस्म की थोड़ा सूफियाना और थोड़ा मकामी या अवामी रंग उसमें नज़र आता है। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर आप देखें, बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर आप देखते हैं तो हमारा ख़दीम दक्नी अदब आलम की बराबरी करता हुआ नज़र आता है और उनसे अगर तक़ब्बुल किया जाए तो किसी सूरत में ये कम नहीं है। और जैसा कि साहब ने बताया कि कुतुब मुश्तरी में जो शरीयत का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर उस हम असर दौर के फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी अदब में देखें तो वही नज़रियात मिलते हैं। तो हज़ारों मील की दूरी के बावजूद और ज़राए इब्लाग भी ऐसे नहीं है कि वहाँ की चीज़ यहाँ पहुँचे, हर कोई अपनी अपनी जगह है, लेकिन ज़हनी सतह पर, इल्मी सतह पर, अदबी सतह पर हमारा हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं था और हिंदुस्तान का हिस्सा दक्कन वो बराबर अपनी अहमियत, इनफरादियत मनवा रहा था कि ले तो रहा है वो जो सांचे हैं ये जैसा दास्तान है या गज़ल है, क़सीदा, ये तमाम सांचे जो हमने लिए हैं वो फ़ारसी से लिए हैं, लेकिन फ़ारसी की अंधी पैरवी करने के बजाय हमारे मकामी अंसर को इसमें शामिल करते हुए अपने रंग के साथ इसे पेश किया। अगर कहीं तर्जुमा भी किया है तो तर्जुमे पे हमको असलियत का गुमान होने लगता है, क्योंकि तहजीब और माशरत ईरानी नहीं है बल्कि बिल्कुल हिंदुस्तानी है। तो इसे हम एक दक्नी ज़बान की बहुत बड़ी खुसूसियत कहते हैं, बहुत बड़ी खुसूसियत है। और जब बात के उर्दू अदब में ये मफक़ूद नज़र आती है, वहाँ अगर आप मीर के पास जाते हैं तो वहाँ आपको मिलती है कुछ मौजे हवा पेचा, ए मीर नज़र आई, शायद के बहार आई, जंजीर नज़र आई। हिंदुस्तान में मौसम बहार कब होता है भला? ये तो ईरान का मौसम बहार है, लेकिन ऐसे बड़े शायर भी वहाँ की इस तरीके से पैरवी कर लेते हैं। और फिर मीर ही के पास है ना कि मीर इन नीमबाज आंखों में, आधी खुली आंखों की तारीफ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बात के उर्दू अदब में नहीं मिलती। दक्नी अदब की ये मखसूस खुसूसियत है कि मकामी असरात को इसने अपने दामन में समोया और इस तरीके से पेश किया कि उस ज़माने के लोगों ने भी पसंद किया। और आज भी अगर हम पलट के देखें तो उसमें हमें जाज़िबियत नज़र आती है, दिलचस्पी नज़र आती है, हुस्न नज़र आता है, मोहब्बत नज़र आती है, खुलूस दिखाई देता है, अजनबियत नहीं होती, अपनायत नज़र आती है। लेकिन हर ज़बान की अपनी अहमियत होती है और हर अंदाज का भी अपना एक पैमाना होता है। उसकी वजह से उर्दू को नुकसान हुआ है बाद में। नाज़रीन, आइए हम बात करेंगे दक्नी के मौजू पर और इसके लिए आप नंबरात नोट फरमा लीजिए 04027031431। नाज़रीन, दूसरा नंबर है 04027031432 और इसी सीक्वेंस में लास्ट में आप 33 यूज़ करते हुए तीसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप अपने सवालात कर सकते हैं। हमारे दो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन साहिबा और डॉक्टर शम्सुल हुदा साहब। तो देखिए, हम बात कर रहे थे दक्नी ज़बान के इर्तिक़ा की बात की हमने, फिर यहाँ के मुक़ामी माहौल की बात की। तो जब हम बात कर रहे हैं मुक़ामी माहौल की, तो दक्नी पर किन ज़बानों के, कौन कौन सी ज़बानों के असरात नज़र आते हैं? जी, ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है। देखिए, जैसे कि हमने बात की कि शुमाली हिंद में जो उर्दू थी 18वीं सदी के बाद, हालांकि वली के बाद जो है जो कलाम पहुंचा उसके बाद ये उर्दू की तरफ माइल हुए, वरना तो फ़ारसी का ही दबदबा था, गलगला था, फ़ारसी ज़बान ही में उर्दू के जो शोरा भी थे फ़ारसी ही में करना चाहते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ारसी का माहौल ये नहीं कि सिर्फ शमाल में था जी। कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनत में भी उमरा रोसा बड़ी तादाद में ईरानी थे यहाँ जी, जी। बड़ी तादाद में ईरानी थे। महमूद गमा जो बहुत बड़ा मदरसा खुद उसने बीदर में बना, ईरानी था। तो फ़ारसी यहाँ थे, फ़ारसी ज़बान थी फारसी ज़बान का भी असर रहा। और कुली कुतुबशाही भी, कुतुबशाही दरबार की सरकारी ज़बान भी फ़ारसी थी, सरकारी ज़बान भी फ़ारसी थी। और अनवरी, खाकानी और नज़ीरी सबके उसकी जो मिसालें भी कुली कुतुबशाही की कुलियात में मिलती हैं कि मतलब होता। तो ये कहने मतलब, तो इसीलिए फ़ारसी ज़बान थी, तो उसके सहारे दक्कनी ज़बान। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे पास एक फ़ोन कॉल आ रहा है, हम फिर बात करेंगे। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आप कौन हैं, कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। मैं हाँ। तेलंगाना हैदराबाद महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। मैं तेलंगाना में। जी कहिए रहीम साहब। रहीम साहब आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए आपका सवाल पेश कीजिए। उर्दू की जबान को हम इतनी मिठास में ये करते हैं, उर्दू के लिए कर रहे हैं कि ये जो हैदराबाद के जो दक्कन निज़ाम उस्मानी यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी के कितने ये लोग हैं जो उर्दू जानने वाले, जो उनके किताबें, जो उर्दू की किताबें हैं, आज उर्दू जानने के वास्ते, उर्दू को पढ़ने के वास्ते लोग बेचैन हैं। उस किताबों को पूरा उसका ये नाम निशान नहीं है। लाइब्रेरी में भी किताबें नहीं है। ऐसे देखिए रहीम साहब आपकी तशवीश वजह है, देखकर हैरान हो रहा है कि उर्दू को हम फिर जिंदा करना चाहिए। नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर फाउंडेशन है महबूब नगर के नाम से। जी ये उसमें उर्दू की उनके खिदमतें, उर्दू को जिंदा करने के वास्ते, उनके वो लाइब्रेरी के उनके किताबों के वास्ते हम कोशिश में हैं। जी रहीम साहब, मैं जी आपकी तशवीश वजह है। आप मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं उस महबूब नगर में भी ऐसी एक लाइब्रेरी, ऐसे उर्दू जानने वाले यहाँ पे जो उर्दू पूरी तरह से जी जानते हैं। रहीम साहब आप देखिए दक्कनी के ताल्लुक से कौन सा सवाल करेंगे, दक्कनी जबान के ताल्लुक से आप क्या जानना चाहेंगे? दक्कनी के सवाल के बारे में बताऊं कि मैं दक्कनी में उर्दू। जी हाँ बोलिए, दक्कनी के ताल्लुक से आप क्या जानना चाहेंगे? दक्कनी में उर्दू काम यहाँ पे हैदराबाद में दक्कनी कैसा हुआ, दक्कनी के बारे में, उसके बारे में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि दक्कनी क्या नाम है, ये दक्कनी का ये पूरी तरीके से तफसील नहीं मालूम हुआ। ठीक है, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आपका सवाल उन तक पहुँचाएंगे और पूछेंगे कि उसका क्या नाम है यहाँ। रहीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आप जो महबूब नगर के ताल्लुक़ से बता रहे हैं, महबूब नगर नहायत ज़रख़ेज़ मकाम है, वहाँ पर उर्दू के लिए बहुत काम हो रहा है। वहाँ के शोरा भी हैं, अदीब भी हैं और 2 कॉलेजेस भी हैं जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। जनाना कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है और जो बच्चों के लिए कॉलेज है वहाँ भी उर्दू के लेक्चरर मौजूद हैं। और रही बात लाइब्रेरीज़ के लिए, तो लाइब्रेरीज़ के लिए अगर आप कहें तो बहुत सारे उर्दू अहबाब ऐसे हैं जो आपको जो किताबें चाहिए वो आप तक पहुँचा भी सकते हैं, और दूसरे ख़ुद उर्दू एकेडमी भी इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती है। अब आपने जो कहा कि दक्कनी और हैदराबाद की बात, तो अब जो बात हो रही थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की, तो ये शहर उसी ने बसाया है और उसका पहले साहिब दीवान शायर है, उसका कुलियात मौजूद है और उसके बाद से जो तसलसल है वो बिला वक्फे के अब तक जारी है। हैदराबाद हिंदुस्तान गिर सतह पर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर अपनी उर्दू खिदमात के लिए सर फहरिस्त है। आपको यहाँ लाइब्रेरीज़ भी मिलते हैं, कुतुब खाने भी मिलते हैं, आपको मदारिस भी मिलते हैं, आपको एकेडमीज़ और अंजुमनें भी मिलती हैं जहाँ पर उर्दू की तालीम का। अब सियासत ही को लीजिए आप कि वो हर साल में 2 बार जून और जनवरी में उर्दू के इम्तिहानात लेता है। इदारा अदबियात उर्दू को लीजिए आप, वहाँ पर लोगों को उर्दू फाजिल के ज़रिए से, आलिम के ज़रिए से, माहिर के ज़रिए से उर्दू ज़बान के ख़रीब किया जाता है। तो अगर आप तालीमी सतह पर भी लें तो हैदराबाद में बहुत कुछ हो रहा है, और अगर आप आगे बढ़ते और ये जो इम्तिहानात हैं वो आपके महबूब नगर में भी मुनक़िद होते हैं, अज़ला में भी इनका इनेक़ाद अमल में लाया जाता है, चाहे वो सियासत के हों या इदारे अदबियात के हों। अब रही बात अदब की, तो अदब में भी आप ये देखिए कि हर दौर में रियासत हैदराबाद ने उर्दू के नज़्म निगार और अदीब, शायर और अदीब पेश किए हैं। अगर चंद अहम नाम आप लेना चाहते हैं तो मोहम्मद कुली से अगर शुरू करते हैं तो मोहम्मद कुली है, उसके दरबार का वजी है, फिर उसके बाद में गव्वासी है, और अगर आगे बढ़ते चले जाते हैं आप तो अगर हाल में खुद जो आसिफ साबे की जब बात आती है तो वो खुद शायर थे, उस्मान तखल्लुस करते थे, उनके 7 दीवावीन मौजूद हैं। तो जिस बादशाह के पास 7 दीवावीन हैं और जिसके उस्ताद फसाहत जंग जलील हैं, और फिर अगर आसिफ सादिस के पास, महबूब अली पाशा के पास आप जाते हैं तो वहाँ भी है। तो ये बहुत कुछ है। आप मगर यहाँ दक्कनियात के ताल्लुक से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हमारे पास एक फ़ोन कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उर्दू सेमिनार यहाँ पे महबूब नगर में पहली मरतबा NTR डिग्री कॉलेज में जी
सेमिनार हुआ है, उर्दू के बारे में लोग सेमिनार रखे हैं उर्दू को यहाँ पे जानने के वास्ते, उर्दू को ये करने के वास्ते। वैसे आप लोग भी एक सेमिनार, आप लोग जैसे महबूब नगर में आकर महबूब नगर में उर्दू को एक जान, एक उर्दू के लिए काम करे तो बहुत अच्छा रहता था। जिसलिए इसलिए कि यहाँ पे मुसलमानों की आबादी 50% है। जी हाँ, देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। जी हाँ, ये जबान जो है हिंदुस्तान की जबान है और अंग्रेजों ने उसे हिंदुस्तानी कहा है। तो आप उसे किसी मखसूस मजहब से मत जोड़िए। आज भी अगर आप देखते हैं तो नानक सिंह नशर साहब मौजूद हैं, और अगर आप पीछे जाते हैं तो फिराक गोरखपुरी हैं, और अगर जाते हैं तो आपको राजेंद्र सिंह बेदी है, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। तो हम एक फिरके से नहीं जोड़ सकते। और वैसे भी जबान का कोई मजहब नहीं होता। लिसानी एतबार से हर जबान अहमियत रखती है और हर जबान का अपना एक मखसूस लबो लहजा होता है, तो हम उसको किसी फिरके से नहीं जोड़ सकते। दूसरे आपने जो है जी सेमिनार की बात की, ये तजावीज़ जो आप पेश कर रहे हैं उर्दू ज़बान के ताल्लुक से या सेमिनार के ताल्लुक से, तो बराए करम आपका सवाल जो है रिलेवेंट होना चाहिए कि दकनियात से, दकनियात के ताल्लुक से अगर हमारे पास सवाल करते हैं बारे में आप तो क्या हम जानना बेहतर चाहते आपको हैं, गाइड कर वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। और सेमिनार तो होते ही रहते हैं मुख्तलिफ जगहों में, आपकी तजवीज़ वजह है। और यहाँ हैदराबाद में तो आए दिन मुख्तलिफ जगहों पर माशाल्लाह सेमिनार्स होते रहते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा दूर नहीं है महबूब नगर, आप आके शामिल हो सकते हैं और शरीक हो सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं, वहाँ के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। अरसे तक अली अहमद जलीली साहब महबूब नगर में रहे हैं, अभी भी वहाँ मसरूर आबिदी साहब मौजूद हैं, और बाबर साहब मौजूद, हलीम बाबर साहब मौजूद हैं। वहाँ की कमेटीज हैं, कर रहे हैं वो लोग काम। हम अपने मौजू पर आएंगे दकनियात के ताल्लुक से। तो मैं बात कर रहा था जी कि फारसी, जैसे फारसी असरात उर्दू में सबसे ज़्यादा जो आप बताएं। मैं एक बार नंबरात दोहरा देती हूँ नाजरीन, नंबरात एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि आप सवालात कर सके अपने। 0402703141, सेकेंड है 040270031432, और लास्ट सीक्वेंस में वही 33 के साथ रहेगा। तो नाजरीन, इन नंबरात पर आप हमारे पास मौजूद एक्सपर्ट से सवालात कर सकते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था कि आप ने अभी सवाल किया था कि किन किन ज़बान के किन की ज़बान के असरात दकनी पे पड़े हैं। तो उनमें देखिए उर्दू पे भी बहुत सारी ज़बानों के असरात पड़े हैं, तो दकनी में वैसे सबसे ज़्यादा असर तो फ़ारसी ज़बान का पड़ा है। तो फ़ारसी तहज़ीब, फ़ारसी कल्चर न सिर्फ शुमाल में रहा है, हिंदुस्तान में भी रहा है। अज़्ज़ादारी, वर्सिया, तमाम चीज़ें जो भी तमाम हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें। मैं यहाँ एक अहम चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सदियों तक फ़ारसी ज़बान के आगे उर्दू ज़बान शुमाल में नहीं चल सकी। शुमाल में अमीर खुसरू का ज़बान बहुत पहले का, उसके बाद सन्नाटा है। अमीर खुसरू से लेकर 18वीं सदी तक पूरे शुमाल में सन्नाटा है। और वो पूरी तमाम तरक्की जो हो रही है दकनी ज़बान के नाम पे, कदीम उर्दू के ज़बान पे यहाँ दक्कन में हो रही है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी असरात हैं। हिंदुस्तानी अनासिर को इन्होंने बिल इरादा पेश किया, बिल इरादा पेश किया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि फ़ारसी के असरात या नहीं थे, बिल्कुल पैरेलल चल रहे, वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। यही वजह है कि असनाफ की जब हम बात करेंगे और दकनी में जितने असनाफ है, मरसिया है, मसनवी है, दास्ताने हैं, वो तमाम तो आ रही हैं ना फ़ारसी से, उसको तो ले रहे हैं। लेकिन उन तमाम अदब में, चाहे नसरी शयपारे हों, चाहे नज़्म हो, नज़्म, उन तमाम में मकामी रंग ज़्यादा यहाँ भर रहे हैं। असनाफ को तो फ़ारसी से ले रहे हैं तमाम चीज़ें, बहर फ़ारसी से ले रहे हैं, रदी काफ़िया ले रहे हैं, मुकफ़ा मुसज्जा इबारत आराई ले रहे हैं, लेकिन तमाम किरदार है, तहज़ीब है, सकाफ़त है, रहन-सहन है, तमाम चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी खिदमत है दकनी अदब में, दकनी ज़बान में, जिसको हमें फ़रोग़ देना चाहिए। हम फ़रोग़ के ताल्लुक से फिर और एक सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं तुलबा के नुक्ते नज़र से करना चाहूँगी जो उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि वो दकनियात के मौजू पर इम्तिहानी एतबार से किस तरह तैयारी करें। तालिब इल्मों को ज़हनी तौर पर दकनी से करीब होने के लिए थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ती है कि जो अल्फाज तर्क हो चुके हैं, मतरूक हैं, उनके माने अगर उन तक पहुंचाए जाएं तो उस अपना माफ़ी ज़मीर आसानी से अदा कर सकती हैं। और ये काम हमारे वो दरसी जो मवाद है, रहनुमायाना खुतूत जो दिए जाते हैं, उसमें एक बराबर फरहंग दी जाती है। उसकी मदद लेकर तालिब इल्म दकनी अदब की फ़िज़ा में जा सकते हैं। और अगर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ तो ऐसी दुनिया
आबाद है, जिसमें कोई रंग की कमी नहीं है, इश्क मोहब्बत है, दुनियादारी है, समाजी हिस्सेदारी है, जंग है, अलीनामा है जिसमें जंग का बयान मिलता, फतनामा बेखड़ी है, मेज़बानी नामा है, यानी हर चीज़ में जिसकी जो पसंद है वो उसको मसनवी उस किस्म की मिल जाती है। तो सिर्फ जो चीज़ हायल होती है वो है फरहंग, कि भाई कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके माने अब तो ये तो हर ज़बान में होता है कि वक्त के साथ साथ नए अल्फाज उसमें शामिल होते चले जाते हैं। तो पुराने अल्फाज की ग्रहें अगर खोल दी जाएं तो तालिब इल्म उस अदब को अच्छी तरह से समझ सकता है। ये बड़ी मुफीद तजवीज़ आपने दी है। और तजवीज़ के ताल्लुक से जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी कि दक्कनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए आप कौन सी तजावीज़ पेश करेंगे? चंद चीज़ें देखिए मेरे जहन में है। तो ये है कि देखिए किसी भी ज़बान के फ़रोग़ में जो है अवाम का बहुत अहम किरदार होता है। जब अवाम की सतह पे कोई ज़बान आ जाती है तो अवाम और तो वो फ़रोग़ होता है। हमने यकीनन भाई एक मेयारी ज़बान हमने उर्दू को तस्लीम कर लिया, जो पूरी दुनिया में आलमी तौर पे एक वो ज़बान है जो अदब की ज़बान है, जिसमें हम लिखते हैं पढ़ते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन ज़बान के फ़रोग़ में अब इस वक्त दरबार तो रहे नहीं, उमरा और ओसा तो सरपरस्ती करते रहे, लेकिन एक बहुत अहम जो है जो मरकज़ है वो मुशायरों का है। मुशायरों के ज़रिए से न सिर्फ हिंदुस्तान बर्र सग़ीर में बल्कि अरब ममालिक में और कनाडा और अमेरिका यूरोप के ममालिक में भी आलमी तौर पर भी मुशायरे होते हैं, मुनाकिद होते हैं। मेरी एक तजवीज़ ये है कि दक्कन में, हैदराबाद और दक्कन के ख़ित्तों में जो मुशायरों हों उनमें दक्कनी ज़बान के शोरा अपने मुशायरों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और दक्कनी ज़बान चाहे मज़ाहिया शायरी हो, दक्कनी में अपने अशार पढ़ें, गज़लें पढ़ें और उसको फ़रोग़ दें, ज़बान बाकी रहे और उससे क्या कहते हैं कि राब्ता भी रहे। ऐसे शोरा को फिर यहाँ की उर्दू एकेडमी इनामात से नवाजे जो दक्कनी में शायरी करते हैं। ये एक तजवीज़ मेरे सामने है। दूसरी तजवीज़ हाँ, ये दूसरी तजवीज़ ये भी मेरे सामने कि दक्कन के हमारी जो तमाम किताबें हैं, जो बहुत सारे शहर है, अभी उसमें बहुत काम होना बाकी है। रिसर्च के ताल्लुक से कर रहा हूँ, ये एमए से ऊपर की ज़रा चीज़ है। रिसर्च के ताल्लुक से हमारे यहाँ दक्कनी पे खातिर खा जैसा काम हो रहा है। ज़ोर साहब के बाद कोई नहीं पैदा हुआ मेरी नज़र में। ज़ोर साहब ने जितना काम किया बाद में फिर वो करते रहे दायरा अदबियात के ज़रिए, उर्दू एकेडमी के ज़रिए। ऐसा होना चाहिए कि अब जो है दक्कन के शहपारों पर उसकी तदवीन हो, तदवीन किया जाए और उसको उसके ऊपर रिसर्च कराया जाए और दक्कनियात के माहिरीन पैदा किए जाएं और इसके लिए हमारे पास सबसे बड़े जो बॉडी है वो तेलंगाना उर्दू एकेडमी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास करोड़ों का बजट है और मुख्तलिफ वो रिफाही काम कर रहे हैं तलबा की स्कॉलरशिप के लिए, तलबा में कंप्यूटर की तकसीम के लिए, लैपटॉप के लिए, उसमें भी अपना एक बजट मखसूस करें कि दक्कनी शहपारों को वो उस पर काम को आगे बढ़ाएंगे और उसको वो शाये भी करेंगे। ये बड़ी उम्दा तजवीज़ है। ये शाये करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे और ये उसके रकम की कमी नहीं है, प्रैक्टिकली काम करें, रकम की कमी नहीं है, ये काम करें आगे बढ़ जाए और ऐसे लोगों को बुलाएं और उससे काम करवाएं। फिर तीसरी अहम चीज़ उन किताबों को अभी एक महबूब नगर से बच्चे ने सवाल किया वही कि हमारे पास किताबें अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस तरीके से। फिर तीसरी मेरी एक अहम तजवीज़ ये है कि जैसे NCPL मोबाइल अपनी वैन लेकर के पूरे हिंदुस्तान में अपनी किताबें लेकर के जाती है, है ना, और लोगों को दरवाजे तक पहुंचाती है किताबें। ऐसे ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मकसद है कि तालीम दरवाजे तक यहाँ पे वो भी है। जी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पहुंचा रही है, तो वो मकसद है, तो वो उस मकसद में ये भी शामिल हो जाए कि उर्दू एकेडमी जो है किताबें शाये करे और फिर वो पूरे तेलंगाना में उनके मोबाइल वैन के ज़रिए से किताबों को पहुंचाएं। प्रोफेसर साहिबा, आप भी क्या अपनी कोई तजावीज़ देना चाहेगी कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह दक्कनी ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए? UGC इस सिलसिले में काम कर रही है। चुनाचे BA के निसाब के लिए दक्कनी के जो मौज़ूआत हैं उन पर वो ऑडियो वीडियो लेसन्स बना रही है। अगर तेलंगाना उर्दू एकेडमी भी यहाँ इस किस्म के इस काम को शुरू करे तो होता यह है कि तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में MA की सतह पर दक्कनियात का पर्चा लाजमी है, क्योंकि ये उर्दू की इब्तिदा है, ख़दीम उर्दू है। लेकिन दक्कनी की सही ख़िरत करना, उसे समझाना, ये मुमकिनात में से नहीं रहता है दूर दराज के इलाक़ों के लिए। तो अगर उर्दू एकेडमी ये जो UGC का जो नेट का सिलेबस है उस सिलेबस पर जो मौज़ूआत हैं उनके ऑडियो वीडियो कैसेट बना लेती है तो वो आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ आपको मिलेंगे जो किसी भी एक शायर के बारे में, किसी किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। उसका अगर एक CD बना लिया जाए तो ये CD बहुत कारआमद साबित हो सकता है आने वाली नस्लों के लिए। तो वो जो लोग ऐसे काम कर सकते हैं उनकी खिदमत को लेते हुए उसे नई जदीद टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ा जाए तो वो बड़ी तेजी के साथ यूनिवर्सिटी
के तुलबा के लिए भी बहुत मददगार हो जाता है। तो जो निसाब होता है वो निसाबी मौज़ूआत पर इस किस्म के कैसेट्स बनाने का एक प्रोजेक्ट अगर लिया जाए तो वो प्रोजेक्ट बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। ये बहुत बेहतरीन तजावीज़, ये जो तजावीज़ शमशुल हुदा साहब की हैं वो बड़ी कारआमद हैं। तो उसमें ये एक चीज़ का इजाफा करना चाहेंगे मैं कि भाई ये भी अगर आ जाए तो असरी जो वो है उससे जुड़ जाएंगे हम और असरी धारे के साथ आगे बढ़ेंगे। और ख़दीम अदब जो अब पीछे चला गया, जैसे कहा जा रहा है कि भाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बहुत काम हुआ है दखनियात पर, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 साल से वहाँ भी सुकूत छाया हुआ है। तो होना ये चाहिए कि फिर से उसका अहिया किया जाए, जैसे कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तीनों जगह ये काम होना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ सालार जंग म्यूजियम है, दायरे अदबियात उर्दू है, अवामी सतह पर अगर होता है तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यौम विलादत पर जोर साहब यौम खुली मनाया करते थे। तो वो जो बता रहे ना आप, उसका अहिया होना चाहिए कि गुंबदाओं में जो होता था तो अवाम जुड़ जाते थे उससे। तो वैसी चीजें होनी चाहिए, तुलबा भी समझ सकते हैं, ज़बान के ताल्लुक से करीब हो सकते हैं, हर सतह पर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे इसका काम होना चाहिए। वाकई ये बहुत बेहतरीन तजावीज़ रही। इदारा मजाज को इस ताल्लुक से एकेडमी ये काम कर सकती है, कोई भी कर सकते हैं। आज वसाइल ज़्यादा हैं और आजकल नई जनरेशन में देखिए ये ज़बान मकबूल भी हो रही है। जैसे हम एक ख़बरनामा देखते हैं जो बिल्कुल दखनी ज़बान में है, तो ये एक उसका सबूत है कि अवाम में मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। तो मैं आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स में आए और आपने बहुत बेहतरीन और मुफीद मालूमात हमें फ़राहम की। लेकिन इसमें अगर आप ये कहना चाहेंगे कि दखनी ज़बान के ताल्लुक़ से न सिर्फ तुलबा में बेदारी पैदा की जाए बल्कि अवामी सतह पर भी इसमें काम किया जाए और अरबाब मजाज भी इसमें ज़रूर अपना हिस्सा ले, तो इस ताल्लुक़ से हम फिर एक नया अदब दखनी का लोगों के सामने ला सकते हैं, अजीम अदब की बाजियाफ्त कर सकेंगे फिर से। जी हाँ, बाजियाफ्त होगी, एक उसको और मरहले पे तरक्की दे सकेंगे हम, तरक्की दे सकेंगे। जी 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 जी। मैं डॉक्टर साहब आपका और प्रोफेसर साहिबा आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने बहुत सी अहम मालूमात दी है मुझे। अजीज़ तालिब इल्मों, अगर आप लोगों को इससे दखनियात के बारे में जो भी मालूमात हासिल हुई हैं, आप मज़ीद मालूमात अगर हासिल करना चाहते हैं तो तारीख़ अदब उर्दू जमील जालिबी की हिस्से अव्वल का मुताला कीजिए। प्रोफेसर सैयदा जाफ़र की तारीख़ अदब उर्दू है, उसका भी मुताला आप कर सकती हैं और आपको किताबें तो मिलेंगी, आप अपने अज़बाक़ का भी मुताला कीजिए और इस लेक्चर से भी फ़ायदा उठाइए। यहाँ बुलाने के लिए हम बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआगो हैं। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ओके, राउंड अप करेंगे, ठीक है। जैसा कि प्रोफेसर साहिबा ने बताया कि आप कौन कौन सी किताबों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और किस तरह अपनी मालूमात बढ़ा सकते हैं, अपने इम्तिहान के लिए किस तरह तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह हम डॉक्टर साहब की भी बातों पर गौर करके आप स्टूडेंट्स इन इम्तिहानात की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रहा दखनियात के ताल्लुक़ से, जिसमें आपने उस दखनी ज़बान के तारीख़ी इर्तिक़ा पर गौर किया और दखनी ज़बान के बारे में मुफीद और बेहतरीन मालूमात हासिल की। इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।